और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक उत्सुकता से भारत की ओर देख रहे हैं। घरेलू उद्योग को आगे आकर के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विकसित भारत की ओर यात्रा विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ के बजट पश्चात सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और वो राष्ट्रप्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत 8% की दर से विकास कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज भारत की नीति, भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। ग्लोबल गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत का शेयर 16% हो गया है। और आप ध्यान दीजिए, भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल करके दिखाई है जब पिछले 10 साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमई पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। इस बजट में जिस 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। इसका सीधा लाभ 4 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का। ये पीएम पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये टुकड़ों में नहीं है, ये इंटरलिंक है, एंड टू एंड एक सॉल्यूशन है। हमारे युवाओं की स्किल बढ़े, उनका एक्सपोजर बढ़े, उन्हें आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले आप जैसे जो लोग हैं, उनको लार्ज स्केल पर इंसेंटिव मिले, इसका भी हमने ध्यान रखा है। हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस वक्त हमारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हमेशा की तरह आप बहुत ही सरल भाषा में जो भारत की अर्थव्यवस्था है
उस पर अपनी बातें रखते हैं। आपका स्वागत है इकॉनमी टुडे में। कल प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है, और शायद सबसे बड़ी हेडलाइन यही थी कि जब वो दुनिया भर में निवेशकों के साथ बात करते हैं तो भारत को लेकर के जो उनके विचार हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, और इसलिए उद्योग जगत को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ये अवसर नहीं चूकने देना चाहिए। देखिए, पिछले 10 सालों में हमारे देश में एक निवेश का वातावरण तैयार किया गया। उस वातावरण को तैयार करने में सरकार की काफ़ी योजनाएं काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। अगर मैं कुछ योजनाओं का जिक्र करूं तो उसमें मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम, डायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन किया गया। पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। आज हम उसका असर देखते हैं कि न केवल जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो हमारे देश के निवेशक हैं, न केवल वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले सालों में काफी अच्छी दर से 18-19% के हिसाब से बढ़ा है, अगर मैं पिछले साल की बात करूं। और वो निवेश सरकारी निवेश के साथ अगर हम मिला दें, आज हमारे देश में जो पूंजीगत निवेश है वो तकरीबन 24% है। पिछले सालों की तुलना में तकरीबन वो डबल हो गया है। पहले जीडीपी का 1.6% पूंजीगत व्यय होता था, आज वो 3.6 से भी ऊपर हो गया है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को इस देश में निवेश करने के लिए उनको आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के लिए बोला कि मेड इन इंडिया, और साथ में उनको पीएलआई स्कीम के माध्यम से अटैक किया गया। और इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, मूलभूत ढांचे के साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हुआ है, हमारे देश की सरकार के ऊपर हुआ है, और हमारे देश में जो पॉलिसी का स्टेबलाइजेशन है। देखिए, निवेश बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो पॉलिसीज है, सरकार की नीतियां हैं, उसमें स्थायीकरण हो, और वो स्थायीकरण पिछले 10 सालों में हमें देखने को मिल रहा है। और आज इसका नतीजा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में, अगर मैं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है आज। जबकि पूरे विश्व में अफरा तफरी है, कहीं पर ग्रोथ रेट बहुत कम है, कुछ देशों में नेगेटिव है, और काफी देश महंगाई की मार से पूरी तरह से त्रस्त है। उसमें आज हमारा देश सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश, और साथ में वो विकास कैसा हो वो हमने आज दिखाया है। उस विकास में फाइनेंशियल प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने कभी भी जो हमारा डेफिसिट है उसको 5% के आसपास रखा, और इस वाले बजट में 4.9% हमारा लक्ष्य है। और वित्त मंत्री ने साफ किया है कि अगले साल हम 4.5 लेकर के जाएंगे, कम करके 4.5 के आसपास लेके आएंगे। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि हम निर्मला जी ने क्या कहा उस पर भी हम दर्शकों को लेकर एक छोटा सा सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि लेकिन अगर विकसित भारत हमें बनाना है और देश को 8% तक लेकर के जाना है, कौन से रिफॉर्म्स होंगे? लेकिन चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल क्या लोकसभा में कहा उस पर हम आपको दिखाई देते हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत का है। विकसित भारत सरकार का जो विज़न है 2047 तक उसके निर्माण का, उसके लिए एक रोड मैप है। आपको याद होगा कि 9 पिलर्स का जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया, यानी समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया है, जिसकी बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे। और आपको बताएं कि कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट की चर्चा का जवाब दिया, और स्पष्ट तौर पर विपक्ष ने जो भी सवाल उठाए थे उनका बखूबी जवाब देते हुए स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।
उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है उस समय। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूं इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, हलवा सेरेमनी पर उठे सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो बजट है वो रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। और प्रोफेसर अनिल कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हमें विकसित भारत बनना है तो औसतन हमें 7.5 से 8% की दर लगातार हर साल बढ़ते रहना होगा। लेकिन जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी राजनीतिक निश्चितता आपको स्थिरता दिखाई नहीं देती। अगर हम इतने लंबे वक्त तक 8% की दर को बरकरार नहीं रख पाए, फिर तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा, पॉलिटिकल मान लीजिए मजबूरियों की वजह से। देखिए, आज जो विकास की नीतियां सरकार ने शुरू की है, वो कोई भी सरकार आए, मैं सोचता हूं कोई इसको रिवर्स करने वाली नहीं है, कोई बैक गियर नहीं लगने वाला। हमारे देश जिस गति से विकास कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज हमने जो हमारा विकास करने के मूलभूत बिंदु हैं उनको दुरुस्त किया है। मूलभूत बिंदुओं के अंदर सबसे 2-3 मैं उसमें आयाम की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। सबसे पहले इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पोर्ट्स हो, और साथ में जितने भी हमारे लॉजिस्टिक्स हैं उसको हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, चाहे वो गतिशील परियोजना के तहत हो, चाहे वो एक मास्टर प्लान जो हमने बनाया, चाहे सागर माला प्रोजेक्ट हो, उन सब का नतीजा ये हुआ है कि आज लॉजिस्टिक में जो पूरा एक सूचांक होता है उसमें भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आ रही है। दूसरा, आज हमारे देश की जो वित्तीय ढांचा है उसमें चाहे वो बैंक का ढांचा हो, चाहे रिजर्व बैंक की भूमिका हो, चाहे हमारी स्टॉक एक्सचेंज हो, वो काफी एफिशिएंट है। एफिशिएंट का वजह हम देखते हैं आज बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास एनपीए लगभग नेग्लिजिबल है। उन दिनों की याद कीजिए जब एनपीए 10, 12, 15% होता था और हमारी बैंकिंग अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। बैंकिंग अर्थव्यवस्था पूरी संरचना पूरी दुरुस्त है। स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि उछाल आ रहा है, दुरुस्त है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स का हमारा मीडियम बना हुआ है जिससे कि हम पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं। सरकार का ध्यान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सोचे कि 50 करोड़ अकाउंट इस देश में खुले गए। इसका मतलब ये जो हमारा विकास है ये पूरा इस तरह का विकास है जिसमें समाज के हर वर्ग को ध्यान दिया गया है, समाज के हर वर्ग का जिसको फायदा होने वाला है। देश में 80 करोड़ लोगों को आप सोचिए कि अन्न वितरित किया जा रहा है। मेरे को याद है बहुत समय पहले कहते थे कि उस जिले में भूखमरी से लोग मर गए। आज हमारे देश में कोई ऐसी स्थिति न है न कोई सोच सकता है। ये बड़ी बात है प्रोफेसर साहब जो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की उस चिंता का क्या जिसमें वो कहते हैं कि सभी राज्यों को मिलकर के एक बार फिर से निवेश के लिए माहौल बनाना चाहिए। और नीति आयोग की मीटिंग में राजनीतिक कारणों से 3-4 राज्य जो हैं वो बायकॉट कर देते हैं। ऐसे में ये जो विरोधाभास है उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं एक तरह से इससे ब्रेकर होता है। विकास की गति पे गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन 3-4 ब्रेकर्स बीच में आ गए। मेरे को लगता है कि हमारे देश में प्रजातंत्र काफी मैच्योर है और लोग भी समझते हैं, और आज लोगों की जरूरत केवल और केवल विकास है, और विकास नजर आता है, सब क्षेत्रों में नजर आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि विकास के लिए, और एक ऐसा विकास जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसमें सभी राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर उनको सबको मिलके चलना होगा। इस बजट में हम देखते हैं काफी स्कीम्स पीपीपी मॉडल के ऊपर तैयार की गई है। उसमें प्राइवेट सेक्टर को बोला गया है कि आप सरकार के साथ भागीदार बनिए, और वो आगे आ रहे हैं। साथ में राज्य सरकारों को भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लिमिट बढ़ाई है और साथ में उनको बोला भी है कि अगर हमारे जितनी नीतियां हैं, अगर आप सुशासन करते हैं तो आपको और उसका लाभ दिया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अगर राज्य सरकारें को जो नहीं मान रहे उनको अगर हम प्रोत्साहित करें और उनको उस राज्य के लोगों को लगेगा कि हमारा राज्य विकास से क्यों वंचित रहे, बिल्कुल। जबकि देश के दूसरे राज्यों में विकास की धारा बह गई है, तो मेरे को लगता है सूनर और लेटर, मेरे को प्रजातंत्र में, इस देश के प्रजातंत्र में पूरा विश्वास है। मेरे को लगता है कि उस राज्य की जनता भी मांग करेगी कि हमारे राज्य में भी वैसा ही विकास हो जैसा हमारे पड़ोस के राज्य में या दूसरे राज्य में होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि विकास को नज़रअंदाज करना शायद उतना आसान नहीं होगा राज्य सरकारों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए इस खास चर्चा में।